Good morning, student. I am Manish Kumar. Today I am teaching the topic that is the congenital malformation. First, start with the introduction. Congenital malformation included not only anatomical defect, also molecular and cellular abnormality present at the birth. A WHO document in 1972, however, held that term congenital malformation should be confirmed structural defect at the birth, and term congenital anomalies being used to include the biochemical structure and function disorder present at the babe. ठीक है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मीन्स इसमें कंजेनाइटल एनाटॉमिकली डिफेक्ट नहीं होते बेबी, इनमें डिफेक्ट इन सेलुलर भी होते हैं, स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकली भी वो डिफेक्ट रहते हैं. ठीक है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इंक्लूड नॉट ओनली द एनाटॉमिकल, जिससे आप देखने से ही समझ जाएंगे कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, प्लस सेल्स भी डिफेक्ट और एबनॉर्मलिटी होती है इसमें. क्लियर है. Definition of congenital malformation according to WHO, congenital anomalies are defined as those diseases that are substantially determined before during birth and which are in principle recognized in अर्ली लाइफ. कंजेनाइटल एनोमलीज इन बेबीज करके एग्जाम में आ सकता है, मालफॉर्मेशन करके आएगा. ठीक है. ऐसे करके एग्जाम में आएगा तो आपको डिफाइन करना है. कंजेनाइटल एनोमलीज इज डिफाइंड एज दोज डिजीज दैट आर सब्सटेंशियली डिटरमाइंड. ठीक है. बिफोर एंड ड्यूरिंग द बर्थ. ठीक है. इसके पहले डिटरमाइंड हो जाता है, जैसे हम सोनोग्राफी कर रहे हैं. ठीक है. अगर अर्ली सोनोग्राफी हो रहा है तो हम एक्सप्लेन करके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी, लेकिन हाँ 6-8 मंथ तक अगर कंफर्म हो रहा है एबनॉर्मलिटी को तो प्री डिटरमाइंड रहता है कि एबनॉर्मलिटी कंजेनाइटल एनोमलीज है. एंड कई ऐसे बेबीज रहते हैं जो ड्यूरिंग बर्थ मतलब बेबी के बर्थ के टाइम में ही कंफर्म हो जाता है कि ये कंजेनाइटल एनोमलीज है. क्लियर है. तो दैट इज द anomalies. Congenital anomalies. Congenital anomalies are defined as those disease substantially determined before and during the birth, which are is principle recognized in early life. इसीलिए अपन को ज़रूरत है कि इनको पहले से पहचान सकें, रिकोगनाइज कर सकें, ताकि हम अगर वो डिलीवर्ड हो रहे हैं तो हम उसकी कैसे केयर कर सकें हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं. ठीक है. is the incidence, the worldwide incidence of the congenital disorder is estimately 30 to 70% in 1000 cases में 30 to 70 cases. Now, etiology of congenital anomalies in baby. First is genetic because of gene हो सकता है, chromosomal abnormality हो सकता है. ठीक है. Environmental factors भी आते हैं. ठीक है. Like environmental factor में advanced age of मदर 40 के बाद कंसीव कर रहे हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी है. एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कोई ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है किसी चीज़ का मदर को, तो उसके कारण बेबी भी इफेक्ट होगा. कोई रेडिएशन के एक्सपोजर में अगर मदर आ गई है तो वो उसके कारण कंजेनाइटल एनोमलीज हो गई है बेबी. ठीक है. मैटरनल माल न्यूट्रिशन. ठीक है. मैटरनल माल न्यूट्रिशन है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है मदर को, तो उसके कारण भी कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकता है. मल्टी फैक्टरियल मतलब हो सकता है वो जेनेटिक भी प्रॉब्लम है और कई बार इन्फेक्शन भी हो गया है किसी चीज़ का, या फिर वो किसी रेडिएशन में आ गई है, या फिर ड्रग भी इफेक्ट हो गया है. ठीक है. मल्टी मतलब 2-3 प्रॉब्लम अगर एक साथ हो गया है तो उसके कारण भी कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ बेबी हो सकते हैं. क्लियर. नाउ डायग्नोस्टिक है ब्रो. ऐसे केसेस में हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे. एंटीनेटल स्क्रीनिंग एंड मैटरनल डिजीज है ना. एंटीनेटल पीरियड में ही स्क्रीनिंग करना है. अल्फा फीटोप्रोटीन से कंफर्म होता है. न्यूट्रल डिफेक्ट एंड ट्राइसोमी. अल्ट्रासोनोग्राफी से विजुलाइज द फीटस. एमनियोसेंटेसिस से कंफर्म होगा. एंड कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग. कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग जो टेस्ट लेते हैं ये एंटीनेटल पीरियड में ही. ठीक है. कोरियोनिक विलाई से जब वो ब्लड को टेस्ट के लिए भेजते हैं तो उससे कंफर्म होता है कि बेबी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है. क्लियर है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन न्यूबॉर्न में क्या क्या चीज़ें आते हैं. इन परफोरेटेड एनएस. ठीक है. इसोफेजियल एस्ट्रेशिया, मिकोनियम इलियम, एक्सोम्फेलस एंड डायफ्रैग्मेटिक हर्निया एंड ड्यूडेनल एट्रेसिया. ठीक है. ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ न्यूबॉर्न में आएंगे. क्लियर है. नाउ फर्स्ट इज द इनपरफोरेटेड
एनएस मतलब ऐसा कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी जिसमें बेबीज के न्यूबॉर्न बेबी के एनएस डेवलप नहीं रहते हैं, ठीक है, एनएस नहीं रहता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एनएस इज डिफेक्ट दैट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ, द ओपनिंग ऑफ द एनएस इज मिसिंग और ब्लॉक्ड, ठीक है, वो ब्लॉक रहता है और या फिर नहीं रहता है, ठीक है, एनएस के में। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं बेबी का? क्रूसियस इंसिजन लाइक पेरिनियल एनोप्लास्टी इंसिजन के थ्रू अपन करते हैं, ठीक है। जो मिसिंग ब्लॉक है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है एनोप्लास्टिक के थ्रू, ठीक है। इन हाई इनफॉर्मेटेड एनएस कोलोस्टोमी इज डन इन पुल थ्रू द ऑपरेशन इज डन बाय द लेटर डन, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हम करते हैं कोलोस्टोमी एंड पेरिनियल एनोप्लास्टी, ठीक है, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करके एनएस जो मिसिंग रहता है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, इन परफोरेटेड एनएस में। क्लियर है? इसोफेजियल atresia. Esophageal atresia is a congenital defect. This means occur before birth. There are several types, most cases in upper esophagia and not connected with the lower esophageal stomach. Most infant esophageal atresia have another defect called tracheoesophageal fistula, ठीक है। esophageal atresia क्या होता है? आप पिक्चर में आप देखते हैं इसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ इसोफेगस में रहेगा, ठीक है। इसोफेगस मतलब आपके फैरिंग से लेकर जो इसोफेगस रहता है उसमें रहेगा, जिसमें जो एट्रेसिया, ठीक है, वो हो जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के इसोफेजियल एट्रेसिया होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल एनाटॉमी कैसे होती है इसोफेगस में, ठीक है, स्टमक से जो ऊपर वाली जो है लाइन इसोफेगस है, ठीक है। कई बार एट्रेसिया मीन्स स्टार्टिंग से इसोफेगस है, फिर बीच में एब्सेंस है, फिर जो इसोफेगस स्टार्ट हुआ हो ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। एट्रेसिया फिस्टुला, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एट्रेसिया मतलब बिल्कुल एब्सेंस रहता है इन बिटवीन स्टमक एंड अपर इसोफेगस, ठीक है, ये कंडीशन कहलाएगा इसोफेगल एट्रेसिया। हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? विथहोल्ड फ्लूइड बाय द माउथ, बेबी को कुछ भी माउथ से नहीं देंगे क्योंकि इसोफेजियल एट्रेसिया है, अगर हम देते भी हैं तो बेबी की ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती है। इसीलिए फ्रिक्वेंट सक्शनिंग टू प्रिवेंट द लंग इन्फेक्शन, सक्शन करना है, ब्रॉड एंटीबायोटिक देना है, ठीक है, इन्फेक्शन के लिए दूर करने के लिए। प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रोटोमी ट्यूब्स अपन को देना है डायरेक्ट स्टमक तक जो जाए, ठीक है, गैस्ट्रोटोमी ट्यूब्स इंसर्ट करना है और थ्रू द एनजी ट्यूब ही अपन को फीड करवाना है, ठीक है। देन लैगेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ligation of tracheostomy esophageal fistula and esophagus anastomosis are to be principle of the operation, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन करके अपन को लाइगेट करना है और जो अब्सेंस पॉइंट है और जो नीचे वाला पॉइंट है उसको लाइगेट करके अपन को ज्वाइंट करना है, ताकि वो इसोफेगस जो है जो कंप्रेस हो गया है ट्रे से जो जुड़ गया है ट्रेकिया से, वो अलग हो जाए, ठीक है। वो एनास्टोमोसिस करके अपन को ऑपरेशन के थ्रू बनाना है, उसके बाद ही हम ओरली स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? Meconium ileum. Meconium ileum is a bowel obstruction that occur when the meconium is in your child intestine is even thick and thicker than normal meconium, creating the block in the part of the small intestine called ileum. Most infants with the meconium ileum have the disease called cystic fibrosis, ठीक है। meconium ileum मीन्स बेबी का जो मिकोनियम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो रिलीज नहीं हो पाता है मिकोनियम वो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे बेबी मिकोनियम पास भी नहीं कर सकते और वो उस जगह पे स्टक हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल टाइट। तो उसके लिए हम क्या उसको कहेंगे? मिकोनियम इलियम, ठीक है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? रेक्टल म्यूकस बायोप्सी में हैव टू बी डन, बायोप्सी करेंगे हम, बायोप्सी के थ्रू जितने भी कलेक्टेड मिकोनियम है उसको अपन रिमूव करेंगे, रिसेक्शन या फिर रिसेक्शन ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ द गट बाय द इंसिपिटेटेड मिकोनियम, ठीक है। और या फिर हम बायोप्सी के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है, या फिर कट करके हम ऑपरेशन के थ्रू एनास्टोमोसिस करके वो मिकोनियम के पार्ट्स को हम रिमूव करेंगे। क्लियर है? ये मिकोनियम इलियम के ये पिक्चर आप देख सकते हैं,
मिकोनियम इलियम मीन्स जो मिकोनियम के जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके स्टक हो जाते हैं, जिससे बेबी पास नहीं कर पाता है मिकोनियम, ठीक है, जिससे उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एब्डोमेन डिस्टेंशन होता है, फेलियर ऑफ मास मिकोनियम, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डिस्टल इलियम एंड इंसिपिटेड मिकोनियम एसोसिएटेड विद द सिस्टर फाइब्रोसिस हो जाती बेबी को होगा, ठीक है। The xanthopholis is the weakness of the baby abdominal wall, where the umbilical cord joint in this we can allow the abdomen contain mainly the bowel to protrude the outside of the abdominal cavity, where they are contained in the loose sac and surrounded the umbilical cord। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी है, जिसमें क्या होता है बेबी के जो एब्डोमेन के कंटेन है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये सारे चीज़ें बेबी के जो कॉर्ड्स के, ठीक है, कॉर्ड के लेयर में, ठीक है, कॉर्ड जो लेयर है उसमें इंसर्ट होके वो एब्डोमेन के बाहर प्रोट्रूड हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, ठीक है, इसको कहेंगे ज़ैम्फोलस, ठीक है। डिलीवरी के टाइम में बहुत सी रिस्की होता है, लेकिन ऐसे कुछ रेयर केस में होते हैं, जिसे ज़ैम्फोलस कहते हैं, ठीक है। जिससे एब्डोमेन वॉल के बाहर जो एब्डोमेन के जो मटेरियल है वो किससे कनेक्टेड होके आ जाते हैं, कॉर्ड के जो लेयर्स हैं उसमें कनेक्टेड होके वो प्रोट्रूड हो जाते हैं, मतलब आउटसाइड एब्डोमेन के आउटसाइड कैविटी में आ जाता है, ठीक है। ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं, सर्जरी, प्राइमरी रिपेयर इफ द स्मॉल इट इज पॉसिबल टू वन ऑपरेशन टू रिप्लेस द ज़ैम्फोल्स इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड रिपेयर द मसल्स इन द स्किन। अगर स्मॉल है, ठीक है, ये वाला केयर जो डिजीज है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, ये स्मॉल है, ज़्यादा बिग एग्जाम्पल्स नहीं है, तो स्मॉल एक ही ऑपरेशन में हम जितने भी एब्डोमेन के कंटेन है उसको रिप्लेस वापस कर एब्डोमेन कंटेन में डाल के आप स्टिच कर सकते हैं और मसल्स को स्किन रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा सीरियस केस है और ज़ैम्फोलस का साइज़ बड़ा है, लार्ज है, तो ऐसे में एक ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन नहीं होता है, 2 या 3 ऑपरेशन से सक्सेसफुल होता है, क्लियर है, लेकिन बहुत रिस्की होता है। Diaphragmatic hernia. Diaphragmatic hernia is a birth defect of the which there is abnormal opening of the diaphragm. The diaphragm is a muscle between the chest and abdomen that helps you breathe, and opening allow parts of the organ from the belly to move into the chest cavity near the lungs, ठीक है। जैसे देख सकते हो इसमें क्या होता है, डायफ्राग्मेटिक हर्निया में मीन्स जो डायफ्राम में एक ऐसा होल रहता है, ठीक है, डायफ्राम आप जानते हैं लंग्स और एब्डोमेन के जस्ट बीच में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, जो डायफ्राम के में जो होल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी रहता है, जो होल रहता है, इसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ चला जाता है, चेस्ट में, लंग्स के जस्ट ऊपर में, जिससे बेबी को ब्रीथिंग होती है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये कहलाएगा आपका डायफ्राग्मेटिक हर्निया, होल के थ्रू वो लंग्स के फ्रंट में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे बेबी का, सम चिल्ड्रन हैव द सर्जरी परफॉर्म यूजिंग द थिन लाइट ट्यूब एंड कैमरा अटैच कॉल्ड थोरैकोस्कोप के थ्रू हम ऑपरेशन करेंगे। दिस मीन्स सर्जन कैन मेक द फ्यू स्मॉल कट इंसिजन टू द इंसर्टेड द ट्यूब्स एंड देयर सर्जिकल टूल्स, ठीक है। सर्जिकल इंसिजन के थ्रू अब कट करके अपन स्कोप के थ्रू, थोरैकोस्कोप के थ्रू अपन ऑब्जर्व करते हैं। And for other children is the best small incision either in the chest abdomen to perform the surgery. No thoracoscope is used. After moving the organ, surgeon will uh, saw close hole in the diaphragm. If the hole is too large, show up and surgeon will use the patch to close the hole, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, थोरैकोस्कोप के थ्रू वो देखते हैं कहाँ पर होल है और उस होल को वो पैच करते हैं। पहले तो थोरैकोस्कोप के थ्रू ही जितने भी इंटेस्टाइन जो लंग्स पे आ गए हैं उसको वापस एब्डोमेन कैविटी में फिर से डाला जाता है, उसके बाद जो होल है उसको पैक किया जाता है, ठीक है। तो सर्जन will use the patch to close the hole. पैच लगाया जाता है, this patch will stay inside your child body. We used to patch invented in fetal children
that has to highest success that reported the medical literature. जो जिसका जो रेट है, सक्सेस रेट है, वो ज़्यादा है. At the time of surgery many children need a chest tube. This allowed any fluid and collected in the chest. ड्रेन भी लगाया जाता है जिससे जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो जो थेरोस्कोप उस ड्रेनेज को क्लीन करने के लिए ड्रेन लगाया जाता है, जिससे जो भी ब्लड है वो आउट हो जाए, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिमूव हो जाएगा. ट्यूब इज नीड टू स्टेट एंड फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद वो हटा दिया जाता है. नाउ duodenal atresia. Duodenal atresia is a congenital absence or complete closure of the portion of the lumen of the duodenum. It is cause increased level of the amniotic fluid in pregnancy and intestine obstruction in the newborn baby. ठीक है, duodenal atresia जैसे कि पिक्चर आप देख सकते हैं, duodenum का जो लेयर है, ठीक है, ड्यूडेनम का जो ट्यूब है वो क्या हो जाता है, एट्रेसिया मतलब श्रिंक हो जाता है. ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मदर को एंटीनेटल पीरियड में पॉलीहाइड्रोमियस के केस होते हैं. ठीक है, एंड बेबी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो. एबनॉर्मलिटी है क्लैप लिप. ठीक है, जो कि आप लोग कॉमन है, आप जानते हो. तो इसके लिए सर्जिकली प्रोसीजर है जिससे हम बच्चे को ठीक करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं लिप्स को. ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, सबसे पहले क्लैप लिप इज ओपनिंग और स्प्लिट ऑफ द अपर लिप. ठीक है, अपर लिप स्प्लिट हो जाते हैं. आप देखें हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट परफॉर्म इन ऑर्डर. क्लैप लिप रिपेयर विद इन द फर्स्ट 3 to 6 मंथ में हम रिपेयर करा सकते हैं बेबी के बर्थ के बाद. ठीक है, उसके बाद अपन को फॉलो अप करना है बिटवीन एज ऑफ 2 and लेट 3 ईयर तक. ठीक है, 2 to 3 ईयर्स तक अपन को. क्योंकि क्लैप पैलेट इज ओपनिंग एंड स्प्लिट इन रूफ ऑफ द माउथ. ठीक है, द ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे पैलेट का भी बाय द एज ऑफ 12 मंथ. ठीक है, इफ द पॉसिबल. क्या पैलेट भी है, लिप्स का तो दिखता है, पैलेट है कि नहीं कंफर्म करने के लिए अपन को बेबी का वॉक्यूबलरी, बात करने का तरीका, उससे भी कंफर्म हो जाता है. ठीक है, तो ये वाला जो सर्जरी है हम 12 मंथ के पीरियड में हम बेबी का कराएंगे, एंड उसके बाद 2 से 3 ईयर तक अपन को फॉलो अप के लिए चेक करने के लिए खुजाना है. अम्बिलिकल कॉर्ड हर्निया, नेक्स्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी क्या है. अम्बिलिकल हर्निया ऑकर when part of the intestine bulge through the opening in the abdominal muscles near into belly button navel. ठीक है, ट्रीटमेंट इज आफ्टर 1 year इन रिक्वायर्ड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, हल्का सा जो है इंटेस्टाइन का पार्ट, वो अम्बलाइकस जो होल है उसमें इंसर्ट हो जाता है, और वो जगह एब्डोमेन के साथ ही, ठीक है, प्रोमिनेंट दिखने लगता है. ठीक है, तो उसको कहेंगे अम्बलाइकल हर्निया, जिसका रिकंस्ट्रक्ट करके हम सर्जरी के थ्रू इसे ठीक कर सकते हैं, जो कि 1 ईयर बेबी के बर्थ के 1 ईयर में हम कर सकते हैं ये ऑपरेशन. उसके बाद इंग्यूल हर्निया, ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है. इंग्यूल हर्निया ऑकर व्हेन द टिश्यू सच एज पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोट्रूड थ्रू द वीक स्पॉट इन इंग्यूल इन द एब्डोमेन पार्ट. ठीक है, इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो वीक पॉइंट में प्रोमिनेंट हो जाता है, प्रोड्यूस्ड हो जाता है. ठीक है, लाइक एंग्यूल रेज, थाई के जो साइड वाला है सॉफ्ट रहता है, इसलिए उस एरिया ज़्यादा इंग्यूलर हर्निया होने के चांस रहते हैं. ट्रीटमेंट ओपन हर्निया रिपेयर एंड लेप्रोस्कोपी के थ्रू अपन को क्लियर कर सकते हैं. हाइड्रोसिल. Hydrocele is a type of swelling in the scrotum that occur when the fluid collected in the thin sheath surrounding the testis. Hydrocele ये मेल बेबी पे होगा. ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड कलेक्टेड थीन इन शीट, जिसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है जिसमें टेस्टिस में. ठीक है, हाइड्रोसिल इज कॉमन इन द न्यूबॉर्न एंड यूजुअली डिसअपियर विद इन द ट्रीटमेंट ऑफ एज ऑफ 1 year. ठीक है, कॉमन है तो 1 year में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है उस कंडीशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं. द सर्जरी टू रिमूव द हाइड्रोसिल, हाइड्रोलेक्टोमी कर सकते हैं, कैन बी डन अंडर द जनरल रीजनल एनेस्थेसिया. अनडिस्टेंडेड टेस्टिस. ठीक है, द अनडिस्टेंडेड टेस्टिस इज यूजली करेक्टेड विद द सर्जरी विद द सर्जन. ठीक है, इसमें टेस्टिस क्या होता है, अनडिस्टेंडेड टेस्टिस, दैट अनडिस्टेंडेड टेस्टिस विल बी मूव टू द नॉर्मल पोजीशन. अपने नॉर्मल पोजीशन से अपर पोर्शन में वो
अपस्टैंड हो जाता है, ठीक है। ऐसा कंडीशन को हम अनडिस्टेंडेड टेस्टिस कहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, द अनडिस्टेंडेड टेस्टिस इज यूजली करेक्टेड विद द सर्जरी। सर्जन केयरफुली मैनिपुलेट द टेस्टिकल इन द स्क्रोटम एंड स्टिच इनटू द प्लेस, ठीक है। दिस प्रोसीजर कैन बी डन either with the laparoscopy and open surgery। 1 to 2 ईयर के एज में ही हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं और मेल बेबी पे। उसके बाद नाउ नेक्स्ट इज एबनॉर्मलिटी इज पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। this patent ductus arteriosus is a medical condition in which the ductus arteriosus fails to close after the at the birth। जैसे कि फीटल सर्कुलेशन में आप लोग पढ़े हैं कौन कौन सा जो होल्स है वो क्लोज हो जाते हैं, हार्ट के जो होल्स हैं, ठीक है। जनरली तो बहुत सारे ऐसे हैं वॉल्व है, लाइक पीडीएस डक्टस आर्टरीज। डक्टस आर्टरीज कहाँ सिचुएट रहता है, ऑर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो रहता है होल वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेबी डिलीवर्ड होता है तो, लेकिन वो क्लोज किसी कारण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस, उस पेटेंट डक्टस आर्टरी। तो उसको उस ओपन रह जाता है वो होल, लेकिन क्लोज नहीं हो पाता, तो उसको क्लोज करने के लिए अपन लोग ऑपरेशन करते हैं, जिसे पीडीए सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। Correction of aorta। correction of aorta is the aortic correction is the narrowing of the aorta। जिसमें क्या होता है, aorta आप पिक्चर में सेकंड नंबर पे पिक्चर में देख रहे थे, ऑर्टा नैरो हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेबी की बॉडी पे अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे, रिसेक्शन विद द एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। रिसेक्शन उस जगह जहाँ पर नैरो हो गया उसको कट करके ऊपर का एंड और नीचे वाले एंड को ऑर्टा के उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो ज्वाइन कर देते हैं। एंड बाईपास ग्राफ्ट रिपेयर कर सकते हैं, आर्टोप्लास्टी कर सकते हैं, लेकिन ये सर्जरी कब हो सकता है, बहुत रिस्क है, तो 3 to 4 ईयर के एज में हमको ये सर्जरी है। देन नेक्स्ट इज हाइपोस्पेडियम, ठीक है। हाइपोस्पेडियम क्या होता है, इट इज अ मेडिकल कंडीशन वेयर द urethral opening is not in the tip of the penis but it is the अंडर साइड ऑफ द पेनिस, ठीक है। ये मेल बेबी पे होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो टिप ऑफ द पेनिस में ना होके साइड ऑफ द पेनिस में होता है। तो ऐसा कंडीशन में हम क्या ट्रीटमेंट कराएंगे बेबी का, द सर्जन में बी नीड टू टिश्यू ग्राफ्ट के थ्रू उस ओपनिंग को क्लोज करके हम टिप ऑफ द पेनिस में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। द चैनल इज प्रॉपर पोजिशन करेक्टली इन हाइपोस्पर्मिड एंड 1 to 1.5 ईयर के एज में हम ये प्रोसीजर करेंगे। Now last is a Down syndrome, congenital abnormality। Down syndrome is a commonest chromosomal disorder of the common identifiable cause mental disorder। It condition associated with a variety of congenital abnormality। Incidence of Down syndrome in India is 2.2 and per live birth, which is higher than the average, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है और मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। आप पिक्चर देख सकते हैं, जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज हैं वो इस तरह से होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हेड इज स्मॉल रहता है विद फ्लैट ऑक्सीपुट, नोज इज शॉर्ट एंड फ्लैट नेजल ब्रिज, ईयर आर स्मॉल, नेक इज शॉर्ट एंड ब्रॉड एंड हैंड इज शॉर्ट एंड ब्रॉड। एसोसिएटेड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कॉमन रहता है ऐसे बेबीज पर। स्किन यूजली ड्राई एंड रफ, विजुअल डिफेक्ट भी रहता है, ये से बेबीज कंजेनाइटल डिफेक्ट लगते हैं। हियरिंग प्रॉब्लम रहता है, स्पीच रहता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है इन बेबीज से, हाइपोथायरॉयडिज्म रहता है, हाइट बहुत कम रहता है, स्ट्रेचर बहुत कम रहेगा, ओबेसिटी, ठीक है। तो इस ऐसे बेबीज के लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे, देयर इज नो स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ द डाउन सिंड्रोम, डेली सपोर्टिव केयर शुड बी प्रोवाइड द प्रिवेंट द एक्वायर हेल्थ हैजार्ड। इनके लिए एक कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन हमको सपोर्टिव थेरेपी, लाइक वो अगर बोल नहीं पा रहे, थोड़े बड़े हो रहे हैं बोल नहीं पा रहे, तो अपन को स्पीच थेरेपी वगैरह देना है। अगर उनकी कुछ फिजिक्स में अच्छे तो फिजियोथेरेपी देना है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन देना है, ठीक है।
तो ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग देना है ऐसे बेबीज़ के लिए, ठीक है। तो फिजियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन फैसिलिटी एंड ऑक्यूपेशन ट्रेनिंग अपन को प्रोवाइड करना है, ताकि वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। पूरी तरह तो नहीं, लेकिन लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंटिंग काउंसलिंग इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट द मैनेजमेंट, स्पेशली वेल द प्लानिंग टू द अनदर चाइल्ड, ठीक है। और पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना है ऐसे बेबी को कि क्या क्या उनको करवाना है, और प्लस दूसरे चाइल्ड भी चाहते हैं तो उनको एक्सप्लेन करना है कि आप प्रॉपर एंटीनेटल विजिट करें और प्रॉपर सोनोग्राफी वगैरह चेक कराएं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ न्यूबॉर्न। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।